ये तुम्हें आएगा मैट्रिक्स से समझना, जब सबके मैट्रिक्स बनाते हैं। देखो 4 लोब हैं, इसको phi 1 phi 2 phi 3 phi 4 बोला मैंने, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। सबसे पहली चीज़ क्या है मेरे पास, ई है। ये देखो phi 1 को किस में रिप्लेस कर दे रही है, phi 1 में, phi 2 को phi 2 में, phi 3 को phi 3 में और phi 4 को phi 4 में। तो जब मैं इसके मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ तो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 और यहाँ phi 1 phi 2 phi 3 और phi 4 इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, ये नया मैट्रिक्स phi 1 phi 2 phi 3 phi 4 के। ठीक है, ये तो ई का हो गया। C2Z का देखते हैं। देखो C2Z में हो क्या रहा है, सब C2Z यहाँ से लग रही है तो मेरा phi 1 किस में रिप्लेस हो रहा है, phi 4 में, वो भी किस में, phi 4 में। phi 2 रिप्लेस हो रहा है किस में, phi 3 में। phi 3 रिप्लेस हो रहा है phi 2 में और phi 4 रिप्लेस हो रहा है phi 1 में। तो जब इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देखूंगा मैं कि C2Z मल्टीप्लाई बाई phi 1 phi 2 phi 3 phi 4 इज इक्वल टू क्या, phi 4 phi 3 phi 2 phi 1। तो ये किस इस तरीके से नहीं हो रहा, 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 सॉरी 1 0 0 1 बेसिकली, क्योंकि लोब के साइन तो चेंज नहीं हो रहे हैं। इसके थ्रू हाँ, लोब के साइन चेंज नहीं हो रहे, तो बेसिकली देखो इसका करेक्टर कितना आ रहा है, करेक्टर ऑफ C2Z कितना आ रहा है, 0, इसलिए ही तो हमने वहां 0 लिख दिया था। रिप्रेजेंटेशन जहां थी देखो यहाँ कि C2Z में 0, बेसिकली ये करेक्टर को भी बता रही है रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पर किसको भी बता रही है, करेक्टर को भी बता रही है इनके। ठीक है, करेक्टर को ही। या फिर देख लो क्या, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड लोब्स की शिफ्ट कित नहीं हो पा रही, कितने लोब के साइन अनशिफ्ट रहेंगे। ठीक है, आ जाओ C2Z हो गया। अगर मैं सिग्मा XZ की बात करूं तो ये क्या कर रहा है, phi 1 को माइनस phi 1 में चेंज कर रहा है, क्योंकि जब और phi 2 को माइनस phi 2 में, मतलब phi 1 को किस में चेंज कर देना है, जब सिग्मा XZ लग रहा है तो ये कर दे रहा है लोब का साइन उल्टा, यहाँ हो जा रहा है प्लस और यहाँ हो जा रहा है माइनस। इस तरीके से ही हो रही है चारों लोब में। ठीक है, तो ये माइनस phi 1 बन जा रहा है, phi 3 को माइनस phi 3 में, phi 4 को माइनस phi 4 में। तो जब इसका मैट्रिक्स आ रहा है तो वो आ रहा है -1 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1। ठीक है, तो इसका करेक्टर कितना हो जा रहा है, दैट इज इक्वल्स टू -4, जबकि सिग्मा YZ सबको अनशिफ्टेड छोड़ दे रहा है। ठीक है, सिग्मा YZ क्या है, लाइक C2 की तरह है बेसिकली। सिग्मा YZ जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो psi 1 psi 4 में कन्वर्ट हो रहा है, psi 2 phi 2 phi 3 में, phi 3 phi 2 में और phi 4 phi 1 में। तो इट्स लाइक C2, तो इसका करेक्टर भी सिग्मा YZ का यहाँ ओवरऑल सम कितना आ रहा है, 0 आ रहा है करेक्टर का। ठीक है, तो इसलिए उसकी पोजीशन पर भी क्या आ गया, 0। तो ये क्या बनेगी, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल एज द बेसिस सेट। ठीक है, मैट्रिक्स से बाकी चीज समझ में आ गई होगी। ये मैट्रिक्स लिखना अब तो आपको आदत होगी होगी, अब तो आपको समझ में आ जाना चाहिए किस तरीके से मुझे मैट्रिक्स लिखना है। ठीक है, तो अब हम कहाँ थे, अपना चलते हैं जो भी हम थे, जो उन सभी देख लिया था आपने। बॉन्ड एंगल इज द बेसिस सेट, छठा 6 टाइप का। ठीक है, बॉन्ड वेक्टर एज द बेसिस सेट, ये 6th है, बॉन्ड वेक्टर एज द बेसिस सेट। यहां बॉन्ड बैक को वेक्टर मानना, जैसे मैंने बोला था ना, सबसे पहली वाली रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन अगर आपको याद हो, जब मैंने बताया था वहां मैंने बताया था क्या, पहली थी या दूसरी थी, रुक जाओ एक मिनट, जिसमें बताया था मैंने 1 कोऑर्डिनेट एज द बेसिस सेट, तो दूसरे नंबर पे थी, आपको याद होगा 1 कोऑर्डिनेट एज द बेसिस सेट, 1 कोऑर्डिनेट एज द बेसिस सेट वाली। तो इसमें क्या था, इसको 1 वेक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक OP वेक्टर था जो कि XYZ को डिनोट कर रहा था, पोजीशन को। ठीक है, वहीं बॉन्ड वेक्टर एज द बेसिस सेट का मतलब क्या है कि हर बॉन्ड को क्या मान लेंगे, एक वेक्टर मानेंगे। कंसीडर ईच बॉन्ड एज ए वेक्टर, कंसीडर
ईच बॉन्ड एज ए वेक्टर, हर बॉन्ड को वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे और रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकालेंगे। तो सबसे पहला जो निकालेंगे वो H2O का निकालेंगे, तो HOH। तो देखो एक वेक्टर ये वाला हो गया, एक वेक्टर ये वाला हो गया, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर अगर मैं डायरेक्ट C2V की निकालनी चाहूं, EC2Z सिग्मा XZ सिग्मा YZ, और यहां पर रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन? इसमें देखेंगे नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बॉन्ड, क्योंकि बॉन्ड वेक्टर है तो बस वही देख लेंगे। डायरेक्ट क्या है, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बॉन्ड देख लेंगे, और नीचे कंट्रीब्यूशन पर एटम, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 और 2 को, तो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी बाई कैसे 1 की 2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। देखो अभी कैसे आएगी, कितने बॉन्ड अनशिफ्ट होंगे ई लगाने पर, ये 2 बॉन्ड है तो दोनों को बॉन्ड वेक्टर मान लिया है, लोन पेयर वालों को बॉन्ड कोई वेक्टर नहीं मानेंगे, ठीक है। तो देखो ई लगाएंगे तो दोनों के दोनों बॉन्ड वेक्टर अनशिफ्टेड रहेंगे, तो 2 C2Z लगाऊंगा जब मैं, तब दोनों के दोनों बॉन्ड क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहां पर बेसिकली हमें क्या देखना है, लुक क्या देखना है, गो फॉर नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बॉन्ड, अनशिफ्टेड बॉन्ड देख रहे हैं, बस अनशिफ्टेड बॉन्ड देख रहे हैं, ठीक है। अब बोलोगे कंट्रीब्यूशन पर आइटम, वो बताऊंगा। सिग्मा XZ लगाएंगे, सिग्मा XZ वो सिग्मा है जो मैं बार बार बता रहा हूं, जो मेरे प्लेन को कंटेन किए हुए है, जो इन तीनों को कंटेन किए हुए है। तो नंबर ऑफ अनशिफ्टेड आइटम इस केस में कितने आ जाएंगे, बॉन्ड 2 आ जाएंगे। सिग्मा YZ ये वाला है तो इसमें 0 बॉन्ड, दोनों के दोनों बॉन्ड से। कंट्रीब्यूशन पर आइटम अब हर एक के केस में 1 1 लेंगे, हर एक का 1 1 लेंगे, वो बस 3n कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में होता है, जहां हम कंट्रीब्यूशन पर एटम सबका करेक्ट लेते हैं, ठीक है। तो यहां मल्टीप्लाई करो 2 0 2 0, तो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कितनी आएगी, 2 0 2 0, 1 बॉन्ड वेक्टर एज द बेसिस सेट मानकर, ठीक है, किसकी, C2V की। आओ इसका दूसरा एग्जांपल करते हैं, दैट इज दूसरा एग्जांपल BF3 मॉलिक्यूल। तो BFF 3 बॉन्ड वेक्टर है इसमें, 1 2 3 बॉन्ड वेक्टर है। VF3 का पॉइंट ग्रुप होता है D3H, D3H के एटम क्या होते हैं, EC3 3C2 सिग्मा H, EC3 3C2 सिग्मा H 3 सिग्मा V और S3, ठीक है। तो बस यही नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बॉन्ड, यहां देखना नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ कंट्रीब्यूशन पर एटम तो बनी बनाना है, तो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन नीचे आ जानी है, ठीक है। ई तीनों के 3 बॉन्ड अनशिफ्ट, C3 लगेंगी तो 0 अनशिफ्ट बॉन्ड, सारे के सारे शिफ्ट हो जाएंगे। C2 लगेगा तो 1 बॉन्ड अनशिफ्ट रहेगा, सिग्मा H लगेगा तो तीनों बॉन्ड अनशिफ्ट रहेंगे, सिग्मा V लगेगा तो 1 बॉन्ड अनशिफ्ट रहेगा, S3 लगेगा तो कोई भी बॉन्ड अनशिफ्ट नहीं रहेगा, क्योंकि S3 C3 लगेगा तीनों बॉन्ड को शिफ्ट कर देगा, ठीक है। कंट्रीब्यूशन 1 1 1 1 1, तो 3 0 1 3 1 0, ये आ गई रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ VF3 मॉलिक्यूल एज 1 बॉन्ड एक्टर एज द बेसिस सेट पे। देखो जो नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बॉन्ड है ना, उसको ऐसे भी निकाल सकते हो अगर बॉन्ड से क्लियरिटी नहीं हो रही, दैट इज नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम -1, या ऐसे कह सकता हूं नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम इज इक्वल्स टू 1 प्लस नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बॉन्ड, ठीक है। जब 1 ये तब वैलिड है व्हेन 1 सेंट्रल एटम, जब एक सेंट्रल एटम है बाकी सब साइड एटम है तब ट्रू है, ठीक है। आओ अब देख लेते हैं CH4 के लिए भी देख लेता हूं, टेट्राहेड्रल के लिए भी कितने बॉन्ड है, देखो इसमें CH लोन पेयर का कोई बॉन्ड नहीं कंसीडर करते, ठीक है। 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड वेक्टर है टेट्राहेड्रल का। ये क्या क्या होता है इसमें, E4C3 3C2 3C2, ठीक है, 2S4 और 6 सिग्मा D। तो देखो जब मैं E लगाऊंगा तो चारों के चारों बॉन्ड, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बॉन्ड एटम वाले से याद है, चारों के चारों बॉन्ड अनशिफ्ट रहेंगे, जबकि नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम कितने थे 5, तो नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बॉन्ड कितने हो गए 5 - 1 4, ठीक है। C3 लगाऊंगा, जब मैं C3 लगाऊंगा मैंने बताया था, आज सिम कहाँ गया क्यूब,
यहाँ सी, सॉरी यहाँ सी था, यहाँ एक एच होता था, ठीक है, यहाँ एक एच होता था, यहाँ एक एच होता था, यहाँ एक एच होता था। जब मैं C3 लगाता हूँ वो CH के थ्रू, CH की साइड से C3 लगेगी यहाँ से, तो ये दो एटम क्या रहते हैं मेरे, अनशिफ्ट रहते थे। तो दो एटम मतलब एक बॉन्ड, CH बॉन्ड, तो यहाँ से एक बॉन्ड अनशिफ्ट रहेगा। C2 जब लगाता था तो वो मैं यहाँ से लगाता हूँ C2, तो कोई भी बॉन्ड अनशिफ्ट नहीं रहेगा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0। S4 लगाऊंगा वो भी C2 की वाली जगह से लगेगी, वो भी 0। जब सिग्मा D लगाता हूँ, जब सिग्मा D लगाता हूँ तो मैंने बताया था सिग्मा D मैं वहाँ से लगाता हूँ जहाँ से मेरा ये दो CH होते हैं, ये वाला प्लेन मेरा एक सिग्मा D है, तो ये दो, ये इस वाले CH बॉन्ड को और इस वाले CH बॉन्ड को अनशिफ्ट रखेगा। दूसरा सिग्मा D मैं यहाँ से लगाऊंगा, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये दो बॉन्ड वेक्टर को शिफ्ट रखेगा। कंट्रीब्यूशन पर एटम दैट इज 1 1 1 1 1, सब में कंट्रीब्यूशन पर एटम अब 1 लेना है। तो ये 4 रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कितनी बनेगी, 4 1 0 0 2, ठीक है, 4 1 0 0 2, यही आएगी, ठीक है। तो ये आ गया भैया मेरा जो मेरा बॉन्ड वेक्टर एज द बेसिस सेट से निकालना। ये आ गई मेरी सेवेंथ बेसिस ले लो, बॉन्ड एंगल एज द बेसिस सेट। देखो अभी तक बॉन्ड वेक्टर को माना हुआ था, बॉन्ड को मैंने वेक्टर माना हुआ था, मतलब जो बॉन्ड था जैसे BF3 ले लेता हूँ, तो BF3 में ये जो BF का बॉन्ड था ना, इसको वेक्टर मान रखा था, ये 3 वेक्टर बन जाते थे। अब क्या है, अब मुझे बॉन्ड एंगल लेना है, तो एक बॉन्ड एंगल, दो बॉन्ड एंगल, तीन बॉन्ड एंगल, इसको θ1 θ2 या θ3 मान लो, जबकि आपको पता है θ1 इक्वल्स टू θ2 इक्वल्स टू θ3 है, क्योंकि तीनों तो इक्वल ही हैं। बस ये इसमें क्या देखना है, जैसे BF3 के लिए निकाल लूं तो D3H है ये, EC3 3C2 सिग्मा H 2 सिग्मा V और S3। इसमें देखने हैं हमें, क्या देखने हैं, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बॉन्ड एंगल, क्या देखने हैं, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बॉन्ड एंगल देखने हैं, ठीक है। तो यहां देख लो नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बॉन्ड एंगल और कंट्रीब्यूशन पर एटम, तो एक ही काउंट 1 1 1 होगा इसमें। तो देखो जब E लगाएंगे तो 3 बॉन्ड एंगल है, तीनों के तीनों क्या रहेंगे, अनशिफ्ट। C3 लगाएंगे ऊपर से तो तीनों के तीनों बॉन्ड एंगल शिफ्ट होंगे, मतलब अनशिफ्ट 0, अनशिफ्टेड है, अनशिफ्टेड नॉट शिफ्टेड, अनशिफ्टेड बॉन्ड एंगल, ठीक है, अनशिफ्टेड होता है, ठीक है। C2 लगाएंगे तो कितने बॉन्ड एंगल अनशिफ्ट रहेंगे, C2 लगाएंगे तो एक बॉन्ड एंगल अनशिफ्ट रहेगा। कैसे, देखो ये वाला C2 लगाएंगे इसके थ्रू, तो ये दोनों रोटेट कर जाएंगे, यानी इन दोनों के बॉन्ड का बीच और इसका, ये जो इन दो के बीच का बॉन्ड एंगल है वो क्या रहेगा, मेरा हमेशा अनशिफ्ट रहेगा, ठीक है। और सिग्मा H लगाएंगे तो तीनों के तीनों अनशिफ्ट रहेंगे, सिग्मा B लगाएंगे तो एक अनशिफ्ट रहेगा, S3 लगाने पर 0 अनशिफ्ट। कंट्रीब्यूशन पर एटम 1 1 1 1, यहाँ पे रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन दैट इज इक्वल्स टू 3 0 1 3 1 0। देखो समझ लो कि C3 पर कैसे तीनों के तीनों बॉन्ड एंगल, एक बॉन्ड एंगल अनशिफ्ट होएगा। अब इस पे मैंने C3 लगा दी, तो देखो C3 जब लगाई तो ये तीनों के तीनों बॉन्ड एंगल आपस में क्या घूमे, तो मतलब कोई भी अनशिफ्ट नहीं रहा। पर जब मैंने इस पर C2 लगाई, देखो C2 कहां से लगेगी, यहां से, ये ऐसे घुमा, तो इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड एंगल है ये वाला थीटा अनशिफ्ट रहा, ये थीटा चेंज नहीं हुआ, ये इन दोनों के मैं आपस में बदले हैं, ये थीटा वही है, इन दोनों के F1 F2 के बीच का वाला थीटा 1 था। और अब जब ये C2 लगा दूंगा तब ये BF2 और F1 रहेगा, तब भी ये थीटा 1 रहेगा, क्योंकि एंगल F1 BF2 ही थीटा 1 था पहले भी और अब भी, जबकि ये थीटा 2 बदल जाएगा, क्योंकि पहले ये F1 BF2 के बीच का एंगल थीटा 2 था, अब नए वाले में क्या हो जाएगा, F2 BF3 के बीच का एंगल थीटा 2 हो जाएगा। इस तरीके से समझो, ठीक है। ऐसे ही आप सिग्मा H सिग्मा V वगैरह सब समझते हो। सिग्मा V तो सेम ही है, जहां से C2 है वहां से सिग्मा V होगा, और S3 तो C3 लग गई, तो सब ठीक है। इसमें
CH4 और देख लो दूसरा एग्जांपल, दैट इज टेट्राहेड्रल। तो ये टेट्राहेड्रल में क्या क्या होते हैं आपको पता ही है, E4C3 3C2 2S4 6 सिग्मा D। 1 2 3 4 5 क्लास ऑफ टेट्राहेड्रल पॉइंट ग्रुप कितने थे? 5। ठीक है। नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बॉन्ड एंगल कंट्रीब्यूशन पर एटम। तो CH4 में देख लो, बस एक दो बता दूंगा, बाकी आप खुद देख लेना। 4 बॉन्ड एंगल होंगे, सॉरी ठीक है। बेसिकली देखो बॉन्ड एंगल कितने हैं इसमें, टोटल CH4 में 6 बॉन्ड एंगल्स होते हैं। 1 2 3 4, ठीक है। अब इसका CH ये 5 और इन दोनों के बीच का दैट इज जो पीछे से ये CH वाला होगा 6। ठीक है, इमेजिन कर सकते हो 6 बॉन्ड एंगल होते हैं। रुक जाओ और अच्छे से इमेजिन कराता हूँ 6 बॉन्ड एंगल कैसे है। CH H H H इस तरीके से होता है CH। तो देखो पहले इस CH के दिखाता हूँ, इस CH का इससे 2 और ये एक तीसरा। ठीक है, फिर देखो इन दोनों CH में चौथा, इन दोनों में ऑलरेडी आ गया 5वां। ठीक है, अब देखो इस वाले CH का इसके साथ भी मिल गया, इसके साथ भी मिल गया, पर इन दोनों का नहीं मिला, दैट इज छठा। 6 बॉन्ड एंगल होते हैं CH में। ठीक है, तो E के 6 बॉन्ड एंगल को अनशिफ्ट कर देगा। ठीक है, C3 लगेगी तो सबको शिफ्ट कर देगा 0, C2 2 को और ये 0 ये 2 को। ऐसे समझ सकते हैं इसको, समझ सकते हैं इसको क्यूब के अंदर। किसके अंदर समझ सकते हैं? क्यूब के अंदर। कैसे? H H C H H। देखो अब C2, देखो C2 यहां से लगेगी, तो ये जब C2 लगेगी तो ये सारे के सारे बॉन्ड एंगल को शिफ्ट कर देगा एक्सेप्ट इन दोनों को, इस वाले बॉन्ड एंगल और इस वाले बॉन्ड एंगल को। ठीक है, इन दोनों बॉन्ड एंगल को ये, सॉरी इन दोनों बॉन्ड एंगल को कह रहा हूं, C2 लगेगी यहां से, तो ये बॉन्ड एंगल, अच्छा हाँ, ये बॉन्ड एंगल और ये बॉन्ड एंगल, ये दोनों बॉन्ड एंगल शिफ्ट नहीं होंगे क्योंकि इन दोनों के बिल्कुल मिड से क्या पास हो रही है? C2। जिस बॉन्ड एंगल के मिड से एक्सिस ऑफ सिमेट्री पास होगी या प्लेन ऑफ सिमेट्री पास होगा, वो बॉन्ड एंगल शिफ्ट नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो ये C2 इन दोनों बॉन्ड एंगल को शिफ्ट नहीं करेगी। S4 यहीं से लगेगी C4। ठीक है, तो जब C4 लगेगी तो सारे के सारे बॉन्ड एंगल, 2 बॉन्ड एंगल शिफ्ट नहीं होंगे, पर जैसे ही ये परपेंडिकुलर प्लेन लगेगा तो ये दोनों भी आपस में शिफ्ट हो जाएंगे, तो 0। सिग्मा डी आपको पता ही है, सिग्मा डी कहां लगता है? सिग्मा डी का पता ही है कि H H C H H, जब सिग्मा डी लगता है यहां पर। ठीक है, तो देखो सिग्मा डी इस एंगल और इस बॉन्ड एंगल 2, ये दिस इज सिग्मा डी। तो ये देखो बॉन्ड, यार ये जब मैं दूसरे कलर से बताता हूँ, ये दिस इज सिग्मा डी। ठीक है, अब ये देखो ये किस किस बॉन्ड एंगल को शिफ्ट नहीं करेगा? ये नहीं करेगा शिफ्ट इस वाले को और इस वाले को, तो ये 2 अनशिफ्टेड बॉन्ड एंगल रह जाएंगे। कंट्रीब्यूशन पर एटम सबका 1 1 1 1 है। 6 0 2 0 2, ये आ गई रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, क्या आ गई? रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, लास्ट देख लेते हैं, दैट इज लास्ट इज एरो एज द बेसिस सेट। 8th होगा ये। तो एरो एज द बेसिस सेट मतलब क्या है? इट्स लाइक बॉन्ड को ही बेसिस सेट मानते हैं। जिस तरीके से बॉन्ड एज द बेसिस सेट था ना, उसी तरीके से एरो एज द बेसिस सेट होता है। VF
एफ एफ, ठीक है। तो यही इन्हीं को एरो मान लेंगे, यहीं से एरो एरो एरो, ठीक है भाई। देखो एरो एज द बेसिस सेट क्या है, ये क्या होगा इसमें देखना है हमें बेसिकली नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एरोज, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एरोज, ठीक है। बेसिकली क्या है, इट्स सिमिलर टू, जैसे हम नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बॉन्ड देखते हैं ना, बॉन्ड वेक्टर एज द बेसिस सेट में, तो इट्स ये उसी तरीके से है बस, इट्स सिमिलर टू बॉन्ड वेक्टर एज द बेसिस सेट, बॉन्ड वेक्टर एज द बेसिस सेट, ठीक है। तो बस इसमें भी वही देखना है, जैसे इसका पॉइंट ग्रुप क्या है D3H, D3H में हमारे क्या क्या होंगे, EC3, ठीक है, और 3 सिग्मा V, ठीक है, सिग्मा है सॉरी EC3 3C2 3 सिग्मा V सिग्मा H और क्या होगा मेरा S3, या इनको आपस में कैसे भी इंटरचेंज करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसका नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एरो, एरो एटम नहीं एरो, ठीक है, कितने एटम एरो अनशिफ्ट करेगा 3, C3 कितने अनशिफ्ट करेगा 0, क्योंकि सारे के सारे शिफ्ट कर देगा C3, तो C2 लगेंगे तो एक एरो अनशिफ्ट रहेगा, सिग्मा V लगेंगे तो एक एरो अनशिफ्ट रहेगा, सिग्मा H 3 के 3 एरो अनशिफ्ट कर देगा, S3 लगेंगे तो S3 3 के 3 एरो शिफ्ट कर देगा, ठीक है। कंट्रीब्यूशन पर एटम दैट इज इक्वल टू 1 1 1 1 1, ठीक है। तो इसकी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन हो गई 3 0 1 1 3 0। देखो एक चीज और है यहां ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, ये सिग्मा V और सिग्मा H का ऑर्डर, ठीक है, यो कभी कभी ऐसे भी दे सकता है, वो D3H इस तरीके से लिख लो, चाहे EC3 3C2 3 सिग्मा H 3 सिग्मा V और S3। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एरो, ठीक है, तो ये 3 0 1 3 1 0 और कंट्रीब्यूशन पर एटम कितना आ जाएगा 1 1 1 1 1 1। बस 3n कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कोऑर्डिनेट क्या लेना है, करेक्टर, बाकी सब में 1 1 लेना है। तो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन क्या आ जाएगी 3 0, ठीक है। तो ये सेम ही है 3, बस ये ध्यान रखना बेसिकली क्या कि सिग्मा V पहले मेन ये वाला लेना, ठीक है, इस वाले को, ये इंपॉर्टेंट, इस तरीके से ही लिखना, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, बेसिस सेट के बेसिस पर सारी की सारी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट में हम सारी की सारी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन अब हम नेक्स्ट में लिखेंगे इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन और करेक्टर टेबल की बात करेंगे, ठीक है। सब करेक्टर टेबल लेकर बैठना। और देखो ये सब बता दिया है, आज कहाँ से शुरू किया था, बस इसको यहीं खत्म करते हैं, बाकी मैं ये देखेंगे इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन और करेक्टर टेबल नेक्स्ट लेक्चर में।